नमस्कार दोस्तों, गीगल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं 12th क्लास के लिए। 12th क्लास की संपूर्ण भूगोल आपको इस चैनल के माध्यम से करवाई जाएगी। ठीक है, आज हम 12th क्लास की पुस्तक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का फर्स्ट चैप्टर मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम भूगोल में हम क्या करते हैं कि पृथ्वी का मानव आवासों के रूप में अध्ययन। आप साथ साथ डायग्राम के थ्रू इसको नोट करते जाओ, बार बार इसको देख के लर्न करो। तो पृथ्वी का मानव आवास के रूप में अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, इस भूगोल की दो शाखाएं। कितनी शाखाएं? दो। कौन कौन सी है? एक है भौतिक भूगोल और एक है मानव भूगोल। तो भौतिक भूगोल में हम क्या अध्ययन करेंगे? भौतिक भूगोल में हम जितने भी विभिन्न प्रदेश है उन प्रदेशों के भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करते हैं। तथा मानव भूगोल की शाखा में ये जो भौतिक पर्यावरण है, इस भौतिक पर्यावरण और मानव, इन दोनों के जो अंतर संबंध है, इन दोनों का आपस में जो संबंध है, उसका अध्ययन हम भूगोल की जिस शाखा में किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? मानव भूगोल। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो इसको और या कॉपी में नोट डाउन कर लो। अब हम मानव भूगोल के बारे में आज पढ़ेंगे। तो मानव भूगोल की सबसे पहला, मानव भूगोल है क्या? मानव भूगोल की परिभाषाएं। तो आपकी 12th क्लास की बुक में 3 भूगोलवेताओं की परिभाषाएं हैं जो आपको लर्न करनी है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो वो परिभाषाएं इस तरह से। अब है मानव भूगोल की परिभाषाएं। 3 भूगोलवेताओं की इंपॉर्टेंट परिभाषाएं जो आपको है जैसे याद करनी है। इसको लिख के 2-3 बार याद करोगे, याद हो जाएगा। तो सर्वप्रथम रेटजेल। रेटजेल ने बोला था कि मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। तो रेटजेल ने सबसे पहले किस पे जोर दिया था? संश्लेषण पे। तो मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव का और धरातल के बीच जो संबंध है उनका जो अध्ययन करेंगे उसे क्या बोलेंगे? मानव भूगोल। किसके अनुसार? रेटजेल के अनुसार। दूसरे भूगोलवेता है एलन सी सैंपल। इन्होंने बताया था कि मानव भूगोल, 2 वर्ड याद रखना है, अस्थिर पृथ्वी, अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव। पृथ्वी क्या है? अस्थिर, और मानव क्या है? क्रियाशील। तो मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। इन्होंने किस पे जोर दिया? परिवर्तनशील पे, मतलब गत्यात्मकता पे जोर दिया। तो रेटजेल ने जोर दिया था संश्लेषित पे, सैंपल ने जोर दिया था परिवर्तनशील पे। तो अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच संबंध किसने बताए थे? सैंपल ने। और मानव समाज और धरातल के बीच संबंध बताए थे रेटजेल ने। अगले भूगोलवेता है विडाल डी ला ब्लास। इन्होंने बताया था कि हमारी पृथ्वी को जो जो भौतिक नियम नियंत्रित करते हैं तथा उस पर रहने वाले जीवों के मध्य जो संश्लेषित ज्ञान है उसका जब हम जिसमें अध्ययन करते हैं उसे बोलते हैं मानव भूगोल। तो आपको रेटजेल, एलन सैंपल और विडाल डी ब्लास का याद करना है। तो सर्वप्रथम रेटजेल में संश्लेषित किसका? समाज और धरातल का। एलन सैंपल में किसका? अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और अगला है विडाल डी ब्लास का। ये तीनों डेफिनेशन आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको कॉपी में नोट डाउन करके लर्न करो। अब अगला टॉपिक है मानव भूगोल की प्रकृति। ये क्वेश्चन आ सकता है, मानव भूगोल की प्रकृति को समझाइए। तो आपको 5 पॉइंट लर्न करना है। सबसे पहले मानव भूगोल मानव केंद्रित है। मानव भूगोल है, इसमें हम ये किसके आसपास केंद्रित है? मानव के। तो मानव भूगोल मानव केंद्रित है। दूसरा है मानव भूगोल मानव पारिस्थितिकी है। मानव भूगोल क्या है? मानव पारिस्थितिकी है। तीसरा मानव भूगोल तत्व पार्थिव एकता से संबंधित है। मानव भूगोल सामाजिक विज्ञान है, समाज से जुड़ा हुआ है, इसलिए मानव भूगोल क्या है? सामाजिक विज्ञान है। और मानव भूगोल क्षेत्रीय विभिन्नताओं पर आधारित है। हर क्षेत्र की अलग अलग विभिन्नताएं होती है, तो उसका अध्ययन हम किस में किया जाता है? मानव भूगोल में। तो ये 5 पॉइंट है मानव भूगोल की प्रकृति, इनको नोट डाउन कर लीजिए। अगला है मानव भूगोल की
भौगोलिक विचारधाराएं। तो हम 6 विचारधाराएं हैं, उनको एक एक करके समझेंगे। अब हम पढ़ेंगे मानव भूगोल की भौगोलिक विचारधाराएं। मुख्यतः शुरुआत में पूरा का पूरा मानव है प्रकृति पर आश्रित था। प्रकृति जैसा चाहती थी वैसा ही मानव करता था और आपस में सामंजस्य बिठा के रहता था। तो शुरू में जो भौगोलिक विचारधाराएं थी वो थी प्रकृतिवाद और निश्चयवाद। उसके बाद मानव ने जैसे जैसे प्रौद्योगिकी का विकास हुआ तो मानव ने संभावनाएं व्यक्त की। तो उसके बाद जो विचारधारा आई उसे बोलते हैं संभावनावाद या संवेगवाद। उसके बाद प्रकृतिवाद और संभावनावाद के बीच की मिलीजुली एक विचारधारा आई, उसे बोलते हैं नवनिश्चयवाद। अगली विचारधारा मानवतावाद या कल्याणपरक, अगली आमूलवादी और अगली व्यवहारिकवादी। ये 6 महत्वपूर्ण भौगोलिक विचारधाराएं हैं जिनका हम अब एक एक करके इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे प्रकृतिवाद या निश्चयवाद। सर्वप्रथम भौगोलिक विचारधारा में हम पढ़ेंगे प्रकृतिवाद या निश्चयवाद। तो प्रकृतिवाद और निश्चयवाद क्या था कि प्राकृतिक पर्यावरण से अन्योन्य क्रिया की आरंभिक अवस्था में मानव की प्रौद्योगिक ज्ञान का स्तर अत्यंत निम्न था। शुरू में टेक्नोलॉजी का कोई ज्ञान नहीं था। वह उनका जो सामाजिक विस्तार था वो भी क्या था, आदिम तरह का, मतलब आदि काल में जो मनुष्य रहते थे उस तरह का उसका सामाजिक जीवन था। इस अवस्था में जो मानव था प्रकृति के सामने क्या था, निष्क्रिय था। प्रकृति ज्यादा सक्रिय थी, मानव इस समय क्या था, प्रकृति के सामने निष्क्रिय था। वह प्रकृति की सुनता था और प्रकृति की पूजा करता था। जैसा प्रकृति चाहती थी वैसा मानव करता था। प्रकृति दी गई सुविधाओं के अनुसार ही वो ढल जाता था। कहने का मतलब इस समय जो पर्यावरण था, प्रकृति थी, वो ज्यादा सक्रिय थी, इसीलिए इसे बोलते हैं प्रकृतिवाद या पर्यावरण निश्चयवाद। अगली जो विचारधारा है वो है संभावनावाद। समय के साथ साथ मानव था वो प्रकृति को समझने लगा और नई नई टेक्नोलॉजी का विकास करके उसने अपार संभावनाएं वहां पे व्यक्त की। इसीलिए मानव भूगोल की इस विचारधारा को क्या बोलते हैं, संभववाद विचारधारा कहा जाता है। समय के साथ साथ मानव बेहतर तकनीकी विकसित कर लेता है और पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों के द्वारा संभावनाओं को जन्म देता है। जैसे जैसे तकनीकी विकसित करता है वैसे वैसे जो संसाधन है प्रकृति में उससे और ज्यादा संभावनाएं व्यक्त होती है और उनका और ज्यादा विकास होता है। इस अवस्था में मानवीय क्रियाएं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का निर्माण करती है और मानवीय क्रियाओं की छाप चारों तरफ हो जाती है। इस अवस्था में जो मनुष्य है अपना एक खुद का एक वातावरण विकसित कर लेता है अलग अलग तकनीकी के द्वारा। जैसे पुराने जमाने में जब गर्मी पड़ती थी तो वो गर्मी के अनुसार अपने आप को ढाल लेते थे, लेकिन जैसे जैसे संभावनावाद आई उसके बाद लोगों ने वातानुकूलित एसी का विकास किया। अगली जो विचारधारा है उसे बोलते हैं नवनिश्चयवाद विचारधारा। ये जो नवनिश्चयवाद विचारधारा थी ये पर्यावरणवाद और संभववाद के बीच की जो विचारधारा थी उस विचारधारा को बोलते हैं नवनिश्चयवाद विचारधारा। इस विचारधारा का एक दूसरा नाम है रुको और जाओ। रुको और जाओ विचारधारा। रुको और जाओ निश्चयवाद विचारधारा किसने दी थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दी थी ग्रिफिथ टेलर ने। ये आपको लर्न करना है कि रुको और जाओ विचारधारा किसने दी, ग्रिफिथ टेलर ने। जिस तरह से हम लाल बत्ती होती है सिग्नल तब हम रुकते हैं, फिर थोड़ी देर बाद हरी बत्ती होती है तो हम जाते हैं ना, उसी तरह प्रकृति में पर्यावरण और संभावना दोनों को बैलेंस करते हुए हमारे को चलना है। तो इसलिए इसको बोलते हैं रुको और जाओ निश्चयवाद। इसके जनक कौन है, ग्रिफिथ टेलर। इसमें क्या है, इसमें पर्यावरण को नुकसान किए बगैर समस्याओं को सुलझाना होता है। ठीक है, मनुष्य ना तो पूरी तरह प्रकृति पे पर्यावरण पे डिपेंड होगा, ना ही पूरी तरह से वो स्वतंत्र होगा, मतलब बैलेंस करके उसको चलना होगा। प्रकृति पे अगर विजय पाना है तो प्रकृति के नियमों के अनुसार उसको चलना होगा और विनाश से बचाना होगा। आज के समय में प्रकृति का नियमों का पालन नहीं कर रहा है, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक आपदाएं आ रही है। प्राकृतिक जो देन है उनका उपयोग करते हुए प्रकृति की सीमाओं का ख्याल रखना चाहिए।
अगर औद्योगिक विकास हम कर रहे हैं तो हमें प्रकृति को मध्य नजर रखते हुए भी उसका विकास करना चाहिए ताकि स्वतंत्र विकास हो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो और कॉपी में नोट डाउन कर लो। आज हमने 3 विचारधाराओं के बारे में भी पढ़ा है, पर्यावरणवाद, निश्चयवाद विचारधारा, संभववाद या संभववाद विचारधारा, नवनिश्चयवाद और रुको और जाओ विचारधारा। ठीक है, ये तीनों विचारधारा आप अच्छे से लर्न करो। अब बची 3 और विचारधारा है जिसको हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। कौन कौन सी है? मानवतावादी, ठीक है, मानवतावादी विचारधारा। अगली आमूलवादी, जिसको बोलते हैं रेडिकल विचारधारा, ठीक है, और उसके अगली विचारधारा है व्यवहारवादी। इन तीनों विचारधाराओं को अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। जो कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।